आपका होस्ट जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग लाइब्रेरी लेके दोस्तों। अब हम लोग जो है आज से रिएक्ट स्टार्ट करें, यानी कि रिएक्ट जेएस आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो आप लोग का सभी का वेलकम है रिएक्ट में, है ना। यानी कि आज से हम रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, रिएक्ट पढ़ने के लिए आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप रिएक्ट पढ़िए, है ना। मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि विदाउट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आप जो है रिएक्ट पढ़िए। तो अगर आपको रिएक्ट पढ़ना है, अगर आप पढ़ने आए हैं रिएक्ट, तो उससे पहले आपको एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्ट कोड पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। थोड़ी देर में हम आएंगे रिएक्ट के टॉपिक पे, पहले तो नोड जेएस को इंस्टॉल करना है आपको। तो नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड नोड जेएस, इसे लिख देंगे डाउनलोड, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरीके से नोड जेएस। नोड जेएस डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरीके से, और जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिखेगी node.js.org, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो भी वर्जन आपको रिकमेंडेड दिखेगा, यानी कि रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इस वाले वर्जन पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जब डाउनलोड हो जाए बस डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है उसको। कैसे इंस्टॉल करना है, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उस वीडियो का लास्ट जो है 10 मिनट या 7 मिनट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको नोड.js को इंस्टॉल करना है। तो वो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको नोड.js इंस्टॉल करना है। तो जो रिकमेंडेड वर्जन आपको यहाँ पर दिखेगा उसी पे क्लिक करना है, ताकि वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। जब एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप रिएक्ट पे काम कर सकते हैं। यानी कि नोड जेएस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप रिएक्ट जेएस में काम करना चाहते हैं, ठीक है। नोड जेएस जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, यानी कि सीएमडी खोल लेंगे इस तरीके से। सीएमडी खोल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या एक कमांड टाइप करना है, यानी कि नोड जेएस इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको लेके लेना है कि नोड जो है हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो नोड इस लिखेंगे नोड डैश वी। नोड डैश वी जैसे आप लिखेंगे आपको वर्जन दिख जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो भी नोड का वर्जन होगा वो दिख जाएगा। तो नोड का वर्जन दिख गया, इसका मतलब आपका नोड जेएस जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको दूसरा कमांड चलाना है रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप काम करने जा रहे हो रिएक्ट में, तो आपको ये कमांड चलाना है npm i-g, यानी कि npm install -g क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। ये कमांड आपको फर्स्ट टाइम चलाना है, सिर्फ एक ही बार ये कमांड चलाना है। यानी कि जो कमांड है ये npm i-g क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, ये सीएमडी खोलना है, डायरेक्ट ये कमांड लिख देना है। तो ये सिर्फ आपको एक ही बार चलाना है, आपको फ्यूचर में कभी दोबारा इसको नहीं चलाना है, एक बार चलाना है, उसके बाद आप जो है रिएक्ट में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कमांड आप चला लीजिए, npm install -g क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, ठीक है। ये कमांड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि अगर छोटा सा प्रोजेक्ट, आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हो रिएक्ट में, तो सबसे पहले किस लोकेशन पे वो एप्लीकेशन रखना है, लोकेशन चूज कर लेंगे। जैसे मेरे केस में मैं जो है डेस्कटॉप पे रखने वाला हूँ, इसीलिए सीडी डेस्कटॉप इस तरह से मैंने लिखा, सीडी डेस्कटॉप, ठीक है। सीडी डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा, यानी कि जो लोकेशन हमारा वो एक्सेस हो गया। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी कि रिएक्ट में फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, इससे लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, ठीक है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम रखा फर्स्ट ऐप, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऐप लिखेंगे आप, उसमें जो है एक कैपिटल नहीं रखेंगे, कैमल केस में कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप फर्स्ट ऐप मैंने लिखा इस तरीके से। तो ये डाउनलोड होने में, यानी कि ऐप बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो है नेट से ही सब कुछ डाउनलोड करके लाता है, ठीक है। तो इंटरनेट जब कनेक्ट होगा तो आपको ये जो है फर्स्ट ऐप आपको एप्लीकेशन बना के रिएक्ट जो है देगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कमांड आपको लिखना है, वो कमांड लिखने के बाद, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आपको बनाना है इस तरीके से, तो यही कमांड आपको लिखना होगा। यानी कि नया एप्लीकेशन जब भी आप स्टार्ट करेंगे, तो क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप फर्स्ट ऐप, या फर्स्ट ऐप, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऐप नाम रखिए, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये एप्लीकेशन का नाम रहेगा आपके। तो यहाँ पर अपना नाम भी दे देंगे, है ना। कुछ भी आप प्रोजेक्ट दे देंगे तो प्रोजेक्ट भी हो जाएगा एप्लीकेशन का नाम, या आप डेमो दे देंगे तो डेमो भी एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट ऐप ही दीजिए, ठीक है। कोई भी नाम यहाँ पर दिया जा सकता है, बस कमांड आपका यही होगा क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और इसके बाद एप्लीकेशन का नाम देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये, है ना। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेस्कटॉप का लोकेशन इस तरह से दिख जाएगा। अगर ये पूरा आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पर CLS टाइप करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको एक्सेस करना है, यानी कि अगर आपको स्टार्ट करना है, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग दिस, है ना।
सीडी फर्स्ट ऐप सबसे पहले तो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेंगे, लोकेशन जो है, उसके बाद एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पूरा क्लियर स्क्रीन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से सीएलएस। सीएलएस लिखते ही पूरा क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। और जो आपने एप्लीकेशन बनाया सबसे पहले वो देखिए जरा, तो वो डेस्कटॉप पे आपका बनेगा। ये देखिए फर्स्ट ऐप के नाम से जो हमने एप्लीकेशन बनाया वो हमें यहाँ पर दिखा। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऐप आपको मिलता है, यानी कि जो रिएक्ट आपको बना के देता है, वो कैसा दिखता है आपको। कमांड में आ जाइए जरा फिर से, और यहाँ पे लिखिए जरा सीडी फर्स्ट ऐप। तो सीडी लिखने का मतलब हो गया, सीडी फर्स्ट ऐप लिखने का मतलब ये हो गया कि जो हम फर्स्ट ऐप को फर्स्ट ऐप को एक्सेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऐप मैंने इसे लिखा सीडी फर्स्ट ऐप। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, इसके वजह से नहीं दिखा, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था क्या, क्या स्पेलिंग था मैं उसका देख लेता हूँ। तो FIR, अच्छा यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था मेरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है स्पेलिंग मिस्टेक था, कोई इशू नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करके ही लिख दीजिए, है ना। तो मैंने इस सेक्शन लिखा फर्स्ट ऐप, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है एनपीएम स्टार्ट, ये कमांड लिखना है एनपीएम स्टार्ट। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका ये ब्राउजर में रन हो जाएगा, यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फर्स्ट एप्लीकेशन आपने जो बनाया वो ब्राउजर में रन हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर फर्स्ट ऐप के नाम से ही आप प्रोजेक्ट बनाएं, जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिखता है, यानी कि जो रिएक्ट बना के देखता है एक छोटा सा एप्लीकेशन, वो ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आपका भी ऐसे कुछ दिखेगा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट ने बना के दिया आपको। इसमें हम चेंजेस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं जो भी अभी तक आपने काम किया वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखिए नोट्स में आपको इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा वेलकम टू रिएक्ट। पीसी सेटअप के लिए, पीसी सेटअप फॉर रिएक्ट, पहले तो आपको नोड जेएस को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है ना। तो डाउनलोड नोड जेएस एंड इंस्टॉल, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो जो आपको वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जो है हिंट ले सकते हैं, नहीं तो आप डबल क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर ओपन कमांड एंड राइट, यानी कि आपको कमांड ओपन करना है और राइट लिखना है। यहाँ पर लिखना है npm i-g create -react -app। तो ये फर्स्ट टाइम लिखना है आपको, पहली बार नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम ये कमांड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप थर्ड कमांड आपको लिखना है आफ्टर इंस्टॉलिंग नोड जेएस राइट दिस कमांड टू क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, यानी कि अगर आपको नया रिएक्ट का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो ये वाला कमांड आपको टाइप करना होगा, क्रिएट -react -app। और यहाँ पर ऐप नेम लिखा गया, तो कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर में देंगे। यहाँ पर सारा नाम जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, कैमल केस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है, आप डेमो सेमो अपना नाम कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा कमांड यहाँ पर टू रन रिएक्ट ऐप, यानी कि अगर आपको रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करना है तो एनपीएम स्टार्ट लिखेंगे इस तरीके से। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ब्राउजर में रन हो जाएगा, जैसे अभी हमारे केस में रन हो रहा है, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट लिखने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा गया यूजर इंटरफेस, है ना। तो यूजर इंटरफेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में, कि यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं। तो यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा अ डिजाइन दैट इज यूज्ड बाय यूजर, है ना, यानी कि एक ऐसा डिजाइन जो कि यूजर के द्वारा यूज किया जाता है, उसी को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो यहाँ पर जो भी आपको देखिए, जो भी डिजाइन दिख रहा है वो यूजर इंटरफेस ही है ना। ये जो डिजाइन जितना भी यहाँ पर दिख रहा है इस प्रोजेक्ट में, ये सब आपका यूजर इंटरफेस ही है, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आप बनाना सीखेंगे रिएक्ट में। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का प्रोजेक्ट आप जो है बड़ी ही आसानी से हैंडल करना सीखेंगे रिएक्ट में। तो पहली मीनिंग आपको समझना होगा यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस होता क्या है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन है, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर को दिख रहा है, जो यूजर यूज कर रहा है, वही आपका यूजर इंटरफेस का कहलाता है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूआई, यूआई पूछेंगे आपसे, यूजर इंटरफेस पूछेंगे, तो एक बार आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज यूआई, यूआई का मतलब हो गया यूजर इंटरफेस। तो जो भी आपके एप्लीकेशन का जो भी आपके एप्लीकेशन का आउटपुट है, जो आपको दिखता है, जिस पे आप काम करते हैं, वही यूजर इंटरफेस होता है। जैसे एक एप्लीकेशन है ये, है ना, इसमें जो भी आउटपुट आपको दिख रहा है, जो भी आप देख के समझ रहे हैं या जो भी इनपुट करेंगे, है ना, वो सब आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है। जैसे यहाँ पर देखिए एडिट करना, तो यहाँ से जब आप एडिट करते हैं, ईमेल वगैरह डालते हैं, जो भी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यूजर इंटरफेस रिलेटेड, है ना। यहाँ पर देखिए इनपुट करेंगे, आप कुछ भी काम करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है यूजर इंटरफेस इनको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस है। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यूजर इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे कोई करता है कि व्हाट इज यूजर इंटरफेस, तो आपको सिंपल शब्दों में बोल देना है कि यानी कि सभी एप्लीकेशन का वो पार्ट जो यूजर को दिखता है ना, जो हमारे ब्राउजर में या हमारे मोबाइल में जो भी यूजर इंटरफेस हमें दिखता है एप्लीकेशन का, वही यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, वही यूआई होता है, ठीक है। अब वो कैसा भी डिजाइन हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही डिजाइन हो, कोई कैसा भी डिजाइन हो, है ना, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, सभी में यूआई होता ही है। ये जरा दूसरा जो आपका यहाँ पर लिखा गया,
हाउ कैन वी बिल्ड यूजर इंटरफेस, यानी कि हम यूजर इंटरफेस को बिल्ड कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो आपको अगर यूजर इंटरफेस बनाना है तो आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना सकते हो। यहाँ पर लिखा गया वी कैन यूज ओनली एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह का यूजर इंटरफेस बनाने के लिए आपको एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है तो कोई भी यूजर इंटरफेस आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक यानी कि आपको अगर आपको कोई किसी भी तरह का यूजर इंटरफेस बनाना है तो एचटीएमएल एंड सीएसएस जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वी कैन यूज एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि किसी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी की सहायता से आप इन तीनों को यूज करके और जो है यूजर इंटरफेस बना सकते हो। कहने का मतलब यह है जो भी यूजर इंटरफेस बनता है वो इन्हीं तीनों लैंग्वेज से मिलकर बनता है, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। अब इन्हीं तीनों लैंग्वेज का अगर आप चाहें तो यूज करके कि इन्हीं तीनों लैंग्वेज का किसी लाइब्रेरी के साथ यूज करके जो है यूजर इंटरफेस बना सकते हो। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ही लिखा गया, वी कैन यूज एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि एचटीएमएल एंड सीएसएस जावास्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की सहायता से, ठीक है, और यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा थर्ड टॉपिक मिलेगा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या है। तो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख रखे हैं, तो जरूरी नहीं कि 3 ही हैं, है ना, और भी हैं। तो फिलहाल जो पॉपुलर है, जो अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, उनका मैंने नाम लिखा, जैसे जेक्वेरी है, व्यू है, रिएक्ट है ना। तो ये सब क्या है? ये सब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हैं। ये सब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का नाम बताइए। तो आप यहाँ पर रिएक्ट का नाम ले सकते हैं, व्यू का नाम ले सकते हैं, या जेक्वेरी का नाम ले सकते हैं, और भी हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 3 ही लिखा है। इन्हीं तीनों का अगर आप नाम ले लेंगे इंटरव्यू के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, तो आपका इनफ है उतना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेनिफिट ऑफ यूजिंग द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज करने का बेनिफिट क्या है। इसमें 2-3 चीजें हैं दोस्तों, यानी कि यूजर इंटरफेस, एक तो ये कि यूआई क्या है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, छोटे शब्दों में पता होना चाहिए, इसको बता लेना है आपको। और बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए कि जो है अगर हम किसी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी का यूज करते हैं यूआई बनाने के लिए तो उसका बेनिफिट क्या होता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेल डॉक्यूमेंटेड कोड स्ट्रक्चर, यानी कि जो कोड का स्ट्रक्चर होगा वो काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होगा, वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, है ना। जैसे कि आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए जैसे ये एक चीज लिखा गया यहाँ पर, ये देखिए एनालिटिक्स पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया। तो ये सब इतना डॉक्यूमेंटेड है, इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि आप अगर इसको चेंज करना चाहें, यानी कि ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है, इसको अगर आप चाहते हैं कि नीचे आ जाए सबसे, तो बस सिर्फ आपको एक लाइन का कोड लिखना है इसके लिए, ये नीचे आ जाएगा। ये 110 जो लिखा हुआ आप चाहते हैं इधर आ जाए, तो इसके लिए आपको बस एक लाइन का कोड लिखना है, वो इधर आ जाएगा। ये जो आपका ये दिख रहा है, ये अगर आपको इधर उधर करना है तो बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन से, सिंगल लाइन से ही ये पूरा मूव होकर इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होता है। तो वेल प्रिपेयर्ड आपका ऐसे नहीं होता है कि रिएक्ट आपको बना के देता है पूरा वेल प्रिपेयर्ड, आपको खुद करना पड़ता है उस चीज को, उसको आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसको आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके का सिस्टम है, उस तरीके का इन्वायरमेंट है रिएक्ट के अंदर कि आप चाहें तो वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, है ना। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है कि जो है वेल डॉक्यूमेंटेड कोड स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका कोड का स्ट्रक्चर होगा वो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड होगा और काफी ज्यादा अंडरस्टेबल होगा, ठीक है। फ्यूचर में आप कुछ भी चेंज करना चाहें, यानी कि इसके अंदर से कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप उसको कर लेंगे, अगर आपने वेल डॉक्यूमेंटेड रखा है, यानी कि वेल प्रिपेयर्ड अपने प्रोजेक्ट को रखा है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको रखना है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिजाइन है इधर करना है, 2 सेकंड के अंदर इधर हो जाएगा। ये जो डिजाइन है इधर करना है, 2 सेकंड के अंदर अंदर इधर हो जाएगा। इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, तो ये 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा, है ना। तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रहेगा तो आप किसी भी डिजाइन को विद इन मिनट, है ना, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका अच्छा रहा, किसी भी डिजाइन को आप विद इन मिनट इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन यही चीज, यही यूआई अगर आप जो है किसी जावा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से सिर्फ बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता, यानी कि डिजाइन में मॉडिफाई करना, डिजाइन में चेंजेस करना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि किसी जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी के साथ जो है आप डिजाइन बनाइए। तो जो अभी पॉपुलर लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसी का यूज करके हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज ये भी आप बना सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से ये पूरा डिजाइन कंप्लीटली आप बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना हुआ तो कहने का मतलब आप चेंज नहीं कर पाओ, चेंज तो कर ले जाओगे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम देना होगा और काफी ज्यादा सर्चिंग करना होगा आपको, तब जाके आप जो है चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यही फायदा होता है कि अगर आपने जो है किसी लाइब्रेरी का यूज किया है तो आपका जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होगा, और फ्यूचर में आप चाहें तो उसके अंदर से इधर उधर 2 मिनट के अंदर कोई भी डिजाइन इधर उधर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना।
इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। आइए जरा आगे फिर देखते हैं। और दूसरा टॉपिक लिखा गया कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हम जो है कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब कोड रीयूज कैसे हो रहा है वो समझिए जरा। ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जरा ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो आपका साइड बार बना हुआ है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही नैब बार पे कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर जो नैब बार आप देख रहे हैं ना, इस पे ना ही कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही इस पे कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये देखिए, इस पे मैंने क्लिक किया, कहीं पर भी मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी पेज मैं ओपन करता हूँ, तो इस पे ना फर्क पड़ रहा है, ना ही साइड बार यानी कि नेब बार पे फर्क पड़ रहा है, ना साइड बार पे फर्क पड़ रहा है। तो ये जो कोड है ये लगभग सभी पेज में रीयूज हो रहा है। रीयूज का मतलब क्या हुआ, एक बार इसको डिजाइन कर दिया गया है और यहाँ पर एक बार इसको डिजाइन कर दिया गया है, और ये सभी पेजेस में, अब ये मल्टीपल पेज हैं लेकिन सभी पेज में इनका रीयूज हो रहा है ना। कहीं पर भी आप क्लिक करिए, इन इन ये जो साइड बार है और ये जो नेब बार इसका रीयूज हो रहा है। तो कोड की रीयूजेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आप छोटा-सा कोड लिख के उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक जगह पे यूज़ करना है, 10 जगह पे यूज़ करना है, जितने जगह पे आपको यूज़ करना है, उतने जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। है ना? तो उस हिसाब से लेकिन आपको कोड भी करना होगा इसके अंदर, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको कोड करना है, कैसे आप रीयूज़ कर पाएँगे उस कोड को, ठीक है? तो बस एक बार आपको कोड लिखना है, उसका जितनी मर्ज़ी चाहें उतनी बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे ये साइड बार एक बार लिखा गया होगा और ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है, यानी कि अलग-अलग पेजेज़ में ये यूज़ हो रहा है। देखिए, इस पेज के लिए भी सेम साइड बार है, सेम ये है। इस पेज के लिए भी सेम साइड बार, सेम ये है ना? इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, यानी कि छोटा-सा कोड लिख के आप जो है, यानी कि बड़े से बड़ा कोड भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि कंप्लीटली आपका जो कोड है वो रीयूजेबल होगा, अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से कर रखा है तो। तीसरा लाइन यहाँ पर यानी कि तीसरा टॉपिक यहाँ पे लिखा गया सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एसपीए, यानी कि इसको जो है दूसरे शब्दों में एसपीए भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एसपीए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एसपीए का मतलब हो गया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। एस का मतलब हो गया सिंगल, पी का मतलब हो गया पेज, और ए का मतलब हो गया एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट यानी कि कौन सा एप्लीकेशन जो है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए जरा, सिंगल पेज जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक बार लोड होते हैं, यानी कि जैसे हमने एक बार रिलोड कर दिया, अब ये पूरा लोड हुआ इस तरीके से ना, ये देखिए लोड हो रहा है। अब ये लोड हो गया दोबारा। अभी जब हमने रिलोड किया तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लोडर आपका घूमा, यानी कि लोडर लोड होने में टाइम ले रहा है यहाँ पर, है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, जब मैंने रिलोड किया तो लोडर घूमा, तो एक ही बार इसका लोडर घूमता है, उसके बाद दोबारा कोई भी पेज आप एक्सेस करेंगे, ये दोबारा लोडर नहीं घूमेगा। यहाँ पर जो लोडर है उसको आप देखिए जरा ध्यान से, ये दोबारा कभी नहीं घूमेगा। तो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वो एक ही बार लोड होता है, यानी कि एक ही बार जो है लोड होता है। दोबारा आप कोई भी पेज उसका एक्सेस करिए, किसी भी तरह का पेज एक्सेस करेंगे, लोडर नहीं घूमेगा, है ना। यानी कि जो लोडर है वो नहीं घूमेगा। तो अगर लोडर नहीं घूम रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एप्लीकेशन है वो सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। एक ही बार में जो वो स्टोर कर लेते हैं, यानी कि कैच हो जाता है इसके अंदर सारी चीजें, और फिर आप जो है ब्राउजर ब्राउजर से ही सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि बिना सर्वर का रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट तो होता है, डिजाइन आता है, लेकिन बिना पेज लोड हुए, क्योंकि कैच हो जाता है एक ही बार में सारी चीजें, और किस कहीं पर भी आप क्लिक करिए आपका लोडर नहीं घूमेगा, ठीक है। तो आप लोडर से ही पता कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका लोडर नहीं घूम रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो जो एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, वो एसपीए को फॉलो कर रहा है। तो लोडर को देख के ही आप पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर किसी दूसरे एप्लीकेशन की, जैसे मैंने लिखा गूगल.com, यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह से गूगल.com। गूगल.com की वेबसाइट पे जाता हूँ, देखिए इंग्लिश यहाँ पर लिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर लोडर आपका घूमेगा। जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, ये देखिए लोडर घूमा, इस तरीके से चेंजेस आया। उसके बाद मैं फिर से हिंदी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर फिर से लोडर घूमेगा। तो जो भी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हैं, अगर उसका लोडर घूमता है, क्लिक करने पे दूसरा पेज आ रहा है, अगर क्लिक करने पे लोडर घूम के आ रहा है, तो समझिए कि वो जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो जिसका भी लोडर घूमता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होता है। इस तरीके का डिजाइन मैं आपको बनाने बताऊंगा, बहुत आसानी से सारी चीजें आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन आप किसको बोलेंगे। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपसे जो बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं रिएक्ट के इंटरव्यू वगैरह में, कि आपको जो है रिएक्ट यूज करने का बेनिफिट क्या है। तो आप इतना 3 बेनिफिट अगर आप बता देंगे तो काफ़ी है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी वीएस फ्रेमवर्क, यानी कि जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी क्या है और फ्रेमवर्क क्या है, उनका उनको थोड़ा समझेंगे। तो जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जैसे कि फ्रेमवर्क की बात करें तो मैक्सिमम कोड जो जो है फ्रेमवर्क में मतलब प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोड प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। विच इज़ यूज़ इन द वेबसाइट, यानी कि जो भी आपके वेबसाइट में यूज़ होते हैं कोड, मैक्सिमम कोड प्री डिफाइन होते हैं। फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, यानी कि फ्रेमवर्क में जो कोड एक बार लिख दिया जाएगा बस उसको आपको यूज करना है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है एंगुलर, बड़ा ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है ये।
आप चाहें तो एंगुलर यूज कर सकते हैं यूआई को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर लिखा गया डेवलप्ड बाई, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डेवलप, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे डेवलप्ड बाई गूगल, यानी कि जो एंगुलर है उसको जो है उसको जो है गूगल ने डेवलप किया है, एंगुलर को गूगल ने डेवलप किया, ऐसे समझिए जरा, ठीक है। तो मैक्सिमम कोड आपको सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाना होगा किसी को कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंट क्या है, तो आप ये बोल देना सिंपल शब्दों में कि जो लाइब्रेरी होता है उसमें हम जो है कस्टम कोड कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सारा कोड हमें खुद से करना होता है। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर जो है कस्टमाइजेशन का कोई वो नहीं है, यानी कि फ्रेमवर्क में प्री डिफाइन चीजें होती हैं, सारी चीजें बनी होती हैं, बस उनको यूज करना है आपको, उसमें कोई भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइब्रेरी होता है उसमें जो है आपको कस्टमाइजेशन करने का फुल फीचर होता है, और आपको सारा कोड लिखना होता है। यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ है यू हैव टू राइट कस्टम कोड फॉर ईच फंक्शनलिटी, यानी कि सभी फंक्शनलिटी के लिए आपको कस्टम कोड लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फंक्शनलिटी के लिए प्री डिफाइंड, यानी कि मैक्सिमम फंक्शनलिटी जो है वो प्री डिफाइंड है ना, उनका यूज करना है फ्रेमवर्क में। तो आप सिंपल शब्दों में आप ये कहेंगे कि जो है फ्रेमवर्क में कोई भी हम जो है कस्टम कोड नहीं लिख सकते, यानी कि उसमें जो है प्री डिफाइन होती हैं सारी चीजें। लेकिन लाइब्रेरी में कुछ भी प्री डिफाइन नहीं होता है, हमें सारी चीजें कस्टम लिखना होता है, यानी कि हमें खुद से बनाना होता है चीजों को, ठीक है। फंक्शनलिटी हमें खुद से डेवलप करनी होती है, लेकिन फ्रेमवर्क में सारी फंक्शनलिटी जो है प्री डिफाइन होती है लगभग, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे जेक्वेरी हो गया, व्यू जेएस हो गया और रिएक्ट जेएस हो गया, ये आपका लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। एंगुलर आपका फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल शब्दों में किसी को डिफाइन करना होगा कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है, तो आप बोल देंगे कि फ्रेमवर्क में जो है हम कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो प्री डिफाइन चीजें यानी कि पहले से बनी हुई है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया पहले से बना हुआ, ठीक है, उनका बस आपको यूज करना है। लेकिन लाइब्रेरी में कुछ भी बना हुआ नहीं होता है, खुद से आपको सारी चीजें बनाना होता है अपने लॉजिक के हिसाब से, यानी कि अपना लॉजिक यूज करके सारी चीजें आपको खुद से बनाना होगा। अच्छा, रिएक्ट डेवलप्ड बाई फेसबुक, यानी कि जो रिएक्ट है उसको फेसबुक ने डेवलप किया है, ठीक है। तो आज का जो नोट्स था वो इतना ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलते हैं जरा एप्लीकेशन की तरफ, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया उसकी तरफ चलते हैं और उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर लिखा गया है एडिट एसआरसी फोल्डर के अंदर से ऐप डॉट जेएस है ना, एंड सेव टू रीलोड, यानी कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो जो एसआरसी फोल्डर है उसके अंदर से ऐप डॉट जेएस एक्सेस करेंगे और इसको जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर लोगो वगैरह हटा सकते हैं। आइए जरा अपने वीएस कोड में आ जाइए। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वीएस कोड ही आप जो है, जरूरी नहीं कि वीएस कोड में ही आप काम करिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके पास टेक्स्ट एडिटर उसमें आप काम कर सकते हो। ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, और जो डेस्कटॉप पे हमने अभी फोल्डर बनाया था फर्स्ट ऐप के नाम से, उसको यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए ना, तो मेरे में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, उससे कोई इशू नहीं होता, स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक करके आप यूज कर सकते हो चीज को, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहला जो फोल्डर है इसके अंदर नोड मॉड्यूल फोल्डर है, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर यूँ समझिए कि नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है, इसके अंदर सारे मॉड्यूल का कलेक्शन होगा, जितना भी आप यूज करेंगे, यानी कि जितना भी मॉड्यूल रिएक्ट में यूज होगा, जितनी भी लाइब्रेरी या जितनी भी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, वो सारे कलेक्शन इधर होगा, यानी कि नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर उनका डिक्लेरेशन होगा, उनके उनसे रिलेटेड कोड रखा जाएगा नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी लाइब्रेरीज का कलेक्शन होता है। अच्छा, रिएक्ट जो है कोई अकेला ऐसा नहीं कि रिएक्ट ही सिर्फ आपको सारे काम करके देता है, वो रिएक्ट भी काफी सारे लाइब्रेरीज का यूज करके, काफी सारे फ्रेमवर्क का यूज करके काम करता है, यानी कि आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो जो भी रिएक्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज करेगा वो जो है उसका सारा डिक्लेरेशन, उसका सारा कोड नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है उसी के अंदर सारी कोड होती है। तो फ्यूचर में मैं आपको हो सकता है प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करूं, तो उसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर मैं नहीं भेजूंगा, नहीं कि नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट करके भेजा जाता है कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को। तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको कमांड में ओपन करना है अपना प्रोजेक्ट, उसमें लिख देंगे आप npm इंस्टॉल, तो सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि नोड मॉड्यूल फोल्डर किस लिए होता है प्रोजेक्ट में, तो आपको सिंपल शब्दों में बोल देना है कि नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर सारी लाइब्रेरीज का या सारी फ्रेमवर्क का या जो है कलेक्शन होता है, उनके कोड का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी, जैसे एनिमेट डॉट सी एस एस की बात कर लें, एनिमेट डॉट सी एस एस हो गया, आइकन हो गया, कोई भी आइकन अगर आप यूज करते तो एनपीएम इंस्टॉल करके आपको उसको इंस्टॉल करना होगा, यानी कि जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसका एक जो है फोल्डर बनेगा इसके अंदर, और उससे रिलेटेड सारे कोड इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर रिएक्ट उसके अंदर से यूज करके आपको आइकन वगैरह प्रेजेंट करेगा, एनिमेशन वगैरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सारे जो है कलेक्शन होता है लाइब्रेरीज का वो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फोल्डर इसके अंदर दिखेगा आपको पब्लिक के नाम से, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आप ऑडियो वीडियो है ना, फोटो
पीडीएफ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रखते हैं ताकि जो है हम अपने प्रोजेक्ट में उनका यूज़ कर सकें। तो जो भी आपको पब्लिकली रखना होगा अपने प्रोजेक्ट में, कोई भी फ़ाइल भी आप रख सकते हो, है ना? ऐसा नहीं है कि जो है आप सिर्फ़ ऑडियो वीडियो रखिए। आप जो है कोई भी किसी भी तरह का फ़ाइल, फ़ोटो सब कुछ रख सकते हैं पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, तो वो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाएगा। थर्ड फ़ोल्डर यहाँ पर दिखा आपको एसआरसी के नाम से। एसआरसी के अंदर जो होता है आपका सारा कोड लिखा जाता है, यानी कि जितना भी आपको कोड या कंपोनेंट जो भी आपको बनाना है, वो सारी चीज़ें आप एसआरसी के अंदर बनाएँगे। ठीक है? अभी एसआरसी के अंदर थोड़ी देर में आएँगे, यानी कि कोडिंग से रिलेटेड जो भी काम करना होगा, यानी कि जो भी आपको कोडिंग से रिलेटेड काम करना है, वो एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर करना है। ये जो एसआरसी फ़ोल्डर इसी के अंदर सारा काम करना है। उसके बाद है गेट इग्नोर, तो गेट इग्नोर को इग्नोर कर दीजिए। पैकेज लॉग, पैकेज लॉक है, उसके बाद पैकेज डॉट जेसन है। ठीक है? तो पैकेज डॉट जेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है कि पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है ना? पैकेज डॉट जेसन में आपसे आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सारी जानकारी होती है। अगर आप पैकेज डॉट जेसन को खोलेंगे तो देखिए आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, प्राइवेट क्या है ना? डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज में वो सारी चीजें होती है कि इस प्रोजेक्ट ने जितनी लाइब्रेरीज का या जितने मॉड्यूल का यूज किया होगा वो सारा यहाँ पर दिखेगा आपको डिपेंडेंसीज में। और जब आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं होता है, यानी कि नोड मॉड्यूल फोल्डर किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होता है ना, तो जब आप npm इंस्टॉल लिखते हैं ना, तो इसी को देखकर, यानी कि इशू को देखकर इस नोड 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 मॉड्यूल फोल्डर के अंदर सारी चीजें डिक्लेयर की जाती हैं, इसी डिपेंडेंसीज को देखकर। ठीक है? यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, यानी कि जो पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है उसके अंदर किससे रिलेटेड काम होता है, क्या होता है उसके अंदर, तो आपको सिंपल शब्दों में बोलना है कि जो पैकेज डॉट जेसन है वो हमारे प्रोजेक्ट का, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि उसके अंदर कितना लाइब्रेरी यूज हुआ, उसका नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है। इस तरीके से आप जो है इंटरव्यूअर को मतलब आंसर दे सकते हो। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पैकेज डॉट जेसन जो फाइल होता है वो किस लिए होता है ना? तो आपको रिप्लाई में यही देना है कि जो पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है वो हमारे प्रोजेक्ट से, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड सारी जानकारी रखता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी, उसका नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसमें कौन कौन सा मॉड्यूल यूज हुआ, कौन कौन सा लाइब्रेरी यूज हुआ, सारी चीजें है ना, कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज हुआ, सारी चीजें वो पैकेज डॉट जेसन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और फ्यूचर में अगर आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं मिलता है, नोड मॉड्यूल फोल्डर कहीं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप डाउनलोड करते हैं उसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर ना रहे, तो आप बस npm इंस्टॉल लिखेंगे, पैकेज डॉट जेसन को देखकर सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल हमें काम क्या करना है, फिलहाल हमें इस डिजाइन को, यानी कि जो आपको डिजाइन दिखा था यहाँ पर, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमें सपोज करो अपना छोटा सा कुछ अपना कस्टम कोड करना है, ये तो रिएक्ट ने आपको बना के दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ऐप डॉट जेएस को एडिट करना है। आइए जरा एसआरसी फोल्डर के अंदर चलते हैं। एसआरसी फोल्डर के अंदर देखेंगे तो ऐप डॉट जेएस यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरीके से। इसमें जितना भी कोड होगा सारा इस तरीके से कंट्रोल ए करके हटा देंगे। मैंने हटा दिया इस तरीके से। ठीक है? अब यहाँ पर आपको कस्टम कोड कैसे स्टार्ट करना है, तो फंक्शन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि फंक्शन बनाना। सबसे पहले आपको एक फंक्शन ही बनाना होता है, तो फंक्शन आप डेमो के नाम से बना लीजिए इस तरीके से। मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है? अब इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है ना, इसको सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ से। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसे डिफाइन करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर से हम एक्सपोर्ट पे आपको बताएंगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है उसको मैं अलग आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिर हमारा रिएक्ट स्टार्ट होगा। तो फिलहाल जो आपका एक सिंटेक्स होगा उसको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी कोड स्टार्ट करना है रिएक्ट में, तो सबसे पहला काम आपको एक फंक्शन बनाना है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है? यानी कि इसको इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट होकर ये मेनली इंडेक्स डॉट जेएस के पास जाता है। कैसे वहां पर रिसीव होता है ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आपको बस इसी तरीके से, यानी कि जितना मैंने बताया उतना काम करना है, यानी कि एक फंक्शन बनाना है, उसके बाद उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देना है। अब इस फंक्शन के अंदर आ जाना है आपको और डिजाइन से रिलेटेड काम करना है, यानी कि जो भी आपको एचटीएमएल का डिजाइन रखना है, जैसे कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, एक कांस्टेंट बना लेंगे सबसे पहले डिजाइन के नाम से। अब जरूरी नहीं है कि आप डिजाइन के नाम से ही बनाइए, यानी कि ये जो कांस्टेंट है आप जरूरी नहीं है कि आप डिजाइन के नाम से बनाएं, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर डिजाइन का कोड होता है, इसलिए डिजाइन के नाम से ही बनाइए तो ज्यादा बेटर होगा। अब डिजाइन का जो भी कोड होगा इसी पैरेंथेसिस के अंदर होगा, यानी कि ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसी के अंदर सारा डिजाइन का कोड होगा। जैसे सपोज करो आप लिखना चाहते हो कि H1 से, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं H1, यानी कि H1 लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं जस्ट फोर कोड। मैंने लिखा है इस तरीके से जस्ट फोर कोड। ठीक है? अच्छा, ये जो डिजाइन है आपको इसके बाहर निकल के रिटर्न करना होगा, तभी जाके ये जस्ट फोर कोड आपको पेज पे दिखेगा। तो यहाँ से बस रिटर्न कर दिए इस तरीके से। क्या रिटर्न करेंगे हम? डिजाइन, यानी कि जो भी अपने डिजाइन वाला कांस्टेंट है उसको आपको रिटर्न करना होगा यहाँ से। ये जो डिजाइन वाला कांस्टेंट है इसको रिटर्न करेंगे। जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे, जो जो आपने H1 से लिखा वो आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। अभी आप यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए जस्ट फोर कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है? इससे पहले जो यहाँ पर दिख रहा था वो इसी पेज में कोड किया गया था, तो उसको हमने हटाया। अच्छा, एक और चीज, अभी हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन करके ये सारा काम किया।
दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है ES6 का कॉन्सेप्ट यूज करो, यानी कि ES6 में जिस तरीके से फंक्शन बनाया जाता है इसे ES6 का पूरा लॉजिक यूज करो। ठीक है, तो मेनली आपको रिकमेंड किया जाता है कि ES6 का जो है सिंटेक्स उसको फॉलो करके रिएक्ट में काम किया जाए। क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि मोस्टली जो है जो डेवलपर है वो ES6 का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। तो हम लोग भी अपना जो कॉन्सेप्ट है ES6 का वही यूज करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो है ओल्ड जावास्क्रिप्ट आती है तो जो है आप काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे आप, क्योंकि ES6 कुछ नहीं है, वही ओल्ड जावास्क्रिप्ट को ही मॉडिफाई किया गया है, ES6 में कन्वर्ट किया गया है। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी आपने फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया, यहाँ पर आप कांस्टेंट बनाते हैं, ES6 में बस आप एक कांस्ट कीवर्ड लगा देते हैं। जरूरी नहीं कि कांस्ट कीवर्ड ही लगाइए, आप वेर कीवर्ड भी लगा सकते हो, आप जो है लेट कीवर्ड भी लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी नाम से यहाँ पर आप बनाए जा सकते हैं, तो कांस्टेंट ही बनाए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जो है इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर आपको एरो फंक्शन का डेफिनेशन करना हो, तो बेसिकली इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, तो मैं पूरा कोड हटाता हूँ और फिर से आपको समझाता हूँ ये चीज। सबसे पहले मैंने कांस्टेंट बनाया, तो किसी भी नाम से कांस्टेंट बनाया जा सकता है, यानी कि कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर बना दिया फर्स्ट के नाम से, यानी कि फर्स्ट, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, इस तरीके से फर्स्ट ऐप, इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया। तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन का डेफिनेशन। अभी तक आपने जो डेफिनेशन किया था फंक्शन कीवर्ड के साथ, उसको बोलते हैं कि फंक्शन कीवर्ड के साथ डेफिनेशन किया गया, या उसको बोलते हैं ओल्ड जावास्क्रिप्ट का आपने यूज किया, यानी कि जो आपका ओल्ड जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर उसका यूज किया। ये आपका जो है नया जावास्क्रिप्ट यानी कि ES6 का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, देखिए, है ना। तो इस तरीके से जब आप डिफिनेशन करते हैं फंक्शन का, तो इसको बोला जाता है एरो फंक्शन। तो बस एक फंक्शन का डिफिनेशन करना है, आप चाहे फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर दीजिए, या आप एरो फंक्शन के साथ डिफिनेशन कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करिए, और जो आपका फर्स्ट ऐप है उसको एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी डिजाइन का कोड होगा वो डिजाइन यहाँ पर करेंगे। तो एक कांस्टेंट बनाएंगे इस से डिजाइन के नाम से, जरूरी नहीं कि आप डिजाइन के नाम से ही बनाइए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। लास्ट में टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर आप काम करेंगे। तो जैसे मुझे H1 का यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से H1, और यहाँ पर मैंने सॉरी H2 को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से फर्स्ट ऐप, मैंने लिखा फर्स्ट ऐप, यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, तो मैंने माई फर्स्ट ऐप इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आप जब तक रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, ये देखिए कुछ भी नहीं दिखा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न करना होगा। किसको रिटर्न करेंगे, डिजाइन को। तो ये जो ब्रेकेट है इसके अंदर से रिटर्न करेंगे, यानी कि ये जो आपका ये वाला जो फंक्शन ब्रेकेट है, ये जहाँ पर क्लोज होगा, ये देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इसके जस्ट नीचे से ही आपको रिटर्न करना है, बाहर से रिटर्न नहीं करना है। तो यहाँ से आपको डिजाइन को इस तरीके से रिटर्न कर देना है। जैसे आप डिजाइन को रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो माई फर्स्ट ऐप दिखा। सपोज करो इसके अंदर आपको CSS का यूज करना है, तो इसके अंदर देखिए app.css के नाम से एक फाइल होगा, यहाँ पर app.css है। इसके अंदर कुछ कोड किया गया पहले से जो उसकी CSS का था, वो हटा दीजिए। और अगर आपको H1 को कलर करना है तो H1 का यूज करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से कलर इसका रेड, यानी कि हमने क्या किया, H1 का जो कलर है उसको रेड रखा। तो अभी इसका कलर रेड नहीं होगा, ये देखिए मैंने रिलोड किया, बट कोई भी कलर इसका रेड नहीं हुआ। रेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें बताना होगा, यानी कि app.css इसके साथ लिंक है, यानी कि इसके लिंक करना होगा। जैसे आप HTML में काम करते थे ना, तो index.css बनाते थे और फिर जो है index.html में index.css को लिंक करते थे, वैसे ही आपको app.css को यहाँ पर लिंक करना होगा। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए, यानी कि किसी भी पेज को अगर आपको लिंक करना है, तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है, इससे से इंपोर्ट करेंगे उस फाइल को। तो यहाँ पर जो आपका app.js है, देखिए जहाँ पर app.js है वहीं पर आपका app.css है, तो यहाँ पर जो है करंट डायरेक्टरी इस तरह से लोकेट करेंगे, सिंगल डॉट लगाएंगे और फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल देंगे। उसके बाद आपको लिख देना है इस तरीके से app.css। तो app.css अगर आपने लिख दिया तो आपका जो फाइल है वो लिंक हो जाएगा, और आपके H1 का कलर रेड हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर रिलोड करेंगे, H1 मैंने यूज कर लिया मेरे ख्याल से, बट यहाँ पर देखिए H2 है, तो यहाँ पर भी आप H2 कर दीजिए जरा, इस तरीके से H2 कर देंगे तो आपका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ये देखिए ना, H2 का मैंने कर दिया, जैसे ही इसका कलर रेड हो गया। सपोज करो आपका कस्टम कोई फाइल होता, यानी कि यहाँ पर अगर आपको demo.css, जैसे मैंने new.css के नाम से फाइल बनाया, तो new.css इसके नाम से मैंने फाइल बनाया, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक आईडी यूज करता हूँ हैश डेमो के नाम से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से कलर इसका ब्लू, यानी कि बॉर्डर कलर डिफाइन कर देता हूँ मैं, है ना, यानी कि मैं डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सॉलिड, मैंने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो उसका चलिए कोई भी कलर दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या रिलोड करने पे यहाँ पर दिखेगा आपको कलर, नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें इसको लिंक करना होगा। तो यानी कि जो new.css है आपका, इसको आपको app.js में लिंक करना होगा। तो इस तरीके से इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरीके से new.css, क्योंकि इसी के पास है, यानी कि जो app.js है इसी के पास है, इसलिए इसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी फोल्डर के अंदर होता तो एक फोल्डर से बाहर निकलते या अंदर जाते, तब जाके आपको new.css मिलता है। देखिए अभी रिलोड करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर आना चाहिए, बट बॉर्डर नहीं आया,
मेरे ख्याल से आईडी नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर आप आईडी लगा दीजिए इस तरीके से। तो आईडी का यूज करेंगे और इसका जो आईडी है वो डेमो रख देंगे इस तरीके से, तब जाके आपको बॉर्डर वहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि न्यू डॉट सी एस एस में आपने आईडी का यूज किया है। ये देखिए ना, हैश डेमो लिखा है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो आपको इस पे बॉर्डर दिख जाएगा। तो एक कॉमन सा कोड था, यानी कि एक छोटा सा कोड था, इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है 4 से 5 बार, और सीएसएस का फाइल बना के कुछ काम करना है, ठीक है। तो 4 से 5 बार आप ये काम करेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 बार। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन वादा करता हूँ 4 से 5 लेक्चर होगा, आपको जो सिंटेक्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, फिर आपको मजा आएगा रिएक्ट में काम करने में, ठीक है। तो फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, और जिस तरीके से आपको काम रिकमेंड किया गया उतना करना है। 4 से 5 बार इसको मिटा मिटा के लिखेंगे, और न्यू डॉट सी एस एस बनाएंगे, ऐप डॉट सी एस एस बनाएंगे, और उसको लिंक करके उसमें जो है अलग अलग सी एस एस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है समझने में तो आप पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।